क्लास 11th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य खंड का दूसरा अध्याय महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न एवं उनके उत्तरों को हम इस वीडियो में आपसे साझा कर रहे हैं। साथ ही गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम गद्यांश की ओर चलते हैं। देखिए, गद्यांश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि पहला गद्यांश दिया गया है कि अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने को शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वह भाग चली। अब देखिए, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यहाँ से है, यहाँ तक आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है। पांचवा प्रश्न है कि अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया है। तो आप इसका पहला प्रश्न प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और साथ ही लेखक का नाम में आप लिखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आपसे यह प्रश्न घुमाकर इस तरह पूछ दे कि संदर्भ लिखिए, तो आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चूंकि इसमें पहला प्रश्न दिया गया था कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखने के लिए, इसलिए आप पाठ का नाम लिखेंगे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम भी लिखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे कि लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कल्पना करते हैं कि सूर्यदेव के उदित होने से पूर्व उनका सारथी अरुण उपस्थित हो गया है। उसने जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया है। अपनी बात का समर्थन करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अनेक बार वे अपने स्वामियों को कष्ट न देकर उनके बहुत से काम स्वयं ही कर लेते हैं। उनके विरोधियों को भी वे स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। इसी प्रकार सूर्य के आगमन से पूर्व उनके सारथी अरुण ने संपूर्ण अंधकार को पराजित कर दिया है। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या को आप समझ भी लीजिए। इसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो कह रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले ही उनका जो सारथी अरुण होता है, यानी किरणें जो होती हैं वो पहले ही उपस्थित हो जाती हैं और जो अंधकार होता है उसे क्या करती है, समाप्त कर देती है। इसी प्रकार से शक्तिशाली और तेजस्वी वीर पुरुष होते हैं, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अनेक बार वे अपने स्वामियों को कष्ट न पहुंचाकर, यानी कि जो उनके सारथी होते हैं, जैसे किसी पुरुष के सेवक हों, तो वह भी क्या होते हैं, उन जितने प्रभावशाली उनके मालिक होते हैं उतना ही उनके सेवक भी प्रभावशाली होते हैं और वह अपने स्वामियों को कष्ट न देकर उनके विरोधियों को स्वयं ही क्या करते हैं, समाप्त कर जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के आगमन से पहले सूर्य का सारथी अरुण संपूर्ण अंधकार को पराजित कर देता है। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया कि भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण है। अगला प्रश्न दिया गया कि अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अंधकार का शत्रु महाराज अंशुमाली अर्थात भगवान सूर्यदेव को बताया गया है। अगला प्रश्न है कि अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अंधकार का समूल नाश अरुण ने कर दिया है।
अब देखिए दूसरे गद्यांश की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के, जो कि इस प्रकार दिया गया है कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं पाई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उद्यांचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारों चरितों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। देखिए, इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, और साथ ही दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। अगला प्रश्न है कि पार्वती के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में क्या और क्या कहा गया है। तो आप पहला प्रश्न लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम लिखेंगे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और साथ ही अगर लेखक का भी नाम पूछ लेता तो आप लिखते आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, सूर्यदेव की उदारता से लेकर शोभा बढ़ा दी है। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे कि सूर्यदेव उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं। वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं। किसी के साथ भी पक्षपात करने अथवा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यदि वे पक्षपात करने की भावना से युक्त होते तो अपनी स्वर्णिम किरणों से केवल उसी भूमि अथवा पूर्व दिशा के पर्वत शिखरों को आलोकित करते जहाँ उनका उदय होता है, परंतु वे तो सभी के प्रति समानता का भाव रखते हैं तथा सभी पर्वतों और सभी दिशाओं को अपने स्वर्णिम आलोक के से शोभायमान करते हैं। देखिए, प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या में कहा गया है कि जो सूर्यदेव हैं वो बहुत ही उदार और न्यायप्रिय स्वभाव के हैं, इसीलिए तो वह संपूर्ण पृथ्वी की हर दिशाओं में अपनी स्वर्णिम किरण बिखेरते हैं। अगर वह पक्षपात करने वाले होते तो वह केवल पूर्व दिशा जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है, तो पूर्व दिशा में ही अपना प्रकाश बिखेरते और साथ ही पूर्व दिशा के नीचे जो भूमि पड़ती है उस पर विकास बिखेरते। मगर चूंकि वो न्यायप्रिय और उदार स्वभाव के हैं, इसलिए वह क्या है कि वो जब आलोकित होते हैं तो आप समान रूप से सभी पर दृष्टि रखते हैं। इसी वजह से वह संपूर्ण दिशाओं और संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेरते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का क्या विचार है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का विचार है कि सूर्यदेव उदार, न्यायप्रिय एवं पक्षपात रहित है। सूर्यदेव का स्वभाव के विषय में लेखक कहता है कि सूर्यदेव क्या है, उदार है, न्यायप्रिय हैं एवं पक्षपात रहित हैं, यानी उन पे किसी प्रकार की पक्षपात की भावना नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणें जब समस्त पर्वतों के शिखरों पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने दोपहर के पुष्पों के समान लाल रंग के मुकुट अपने अपने शीश पर धारण कर लिए हों। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में क्या कहा गया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों की वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित प्रवृत्ति यानी स्वभाव के विषय में कहा गया है। आइए हम अगले गद्यांश की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। उद्याचल के शिखर रूप आंगन में
बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पत्नियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जानू पानी देख चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, आजा आजा आ बेटा। आ फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर यानी किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उद्याचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। अब देखिए, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है कि उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुईं। तो आप पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ के नाम के अंतर्गत आप लिखेंगे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक के नाम के अंतर्गत आप लिखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि लेखक द्विवेदी जी सूर्य को सुंदर बालक की बालकेरा एवं आकाश को माँ के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है। यानी जो द्विवेदी हैं, लेखक हैं, उन्होंने द्विवेदी जी ने जो सूर्य है उसे सुंदर बालक की बाल क्रीड़ा मतलब छोटा बालक जो खेलता है उसके से तुलना करते हुए और आकाश को माँ के रूप में चित्रित करते हुए वह कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है, एक छोटे बच्चे की तरह दिखाई देता है, जो धीरे धीरे जब वह उद्याचल की शिखर की ओर बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उद्याचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा हो। क्रीड़ाएं मतलब खेल रहा हो। जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु को क्रीड़ा करते और घुटनों के बल चलते देखकर घर की महिलाओं को हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन बाल सूर्य को उद्याचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देखकर कमलिनियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। कमलिनियां बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होने लगी। अर्थात सूर्य के उदित होते ही कमल और कमलिनियां ने विकसित होना आरंभ कर दिया और इस प्रकार वे अपने आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगे। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या प्रभाव पड़ा कमल और कमलिनियों पर। तो आप लिखेंगे कि सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे विकसित होने लगी यानी खिलने लगी। अगला प्रश्न दिया गया कि उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई देता है। तो आप लिखेंगे कि उदित होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुई। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि कमलिनियां जो हैं वो बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर आनंदित हुई। अब देखिए, अगला गद्यांश जो कि इस प्रकार दिया गया है, पढ़ लेते हैं हम इस गद्यांश को। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप तो जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं की घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। अब देखिए, इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उसे भी हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया।
तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर की ओर चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगर इसी प्रकार दिया गया होता कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिखते इसके अंतर्गत कि पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रातःकालीन सूर्य की लाल किरणों के नदियों के जल में प्रतिबिंबित होने के परिणाम स्वरूप नदियों के लाल हुए जल की शोभा का अलंकारिक वर्णन करते हुए लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि उदयाचल पर उदित होने के पश्चात सूर्य जैसे ही आकाश में थोड़ा ऊपर उठा तो उसकी लाल लाल किरणें नदियों के जल में पड़ने लगीं। इसके परिणाम स्वरूप नदियों ने एक अलग ही अद्भुत रूप धारण कर लिया। नदियों के तटों के मध्य बहती हुई जलधारा सूर्य की लाल लाल किरणों के प्रभाव से मदिरा की धारा के रूप में परिवर्तित हो गई, अर्थात नदियों का जल परिपक्व मदिरा के रंग के समान हो गया। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल परिपक्व मदिरा के सदृश प्रतीत होने लगा। देखिए, आप चाहें तो रेखांकित अंश की व्याख्या का स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। लेखक के कहने का आशय यह है कि जब सूर्य जल में नदियों के जल में प्रतिबिंबित होता है तो उसकी का जो लाल रंग होता है वो नदियों में क्या होता है, बहुत ही शोभा और अलंकारिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही सूर्य आकाश में थोड़ा ऊपर उठता है तो उसकी जो लाल लाल किरणें हैं वो नदियों के जल में पड़ने लगती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जो नदियां हैं वो एक अलग ही अद्भुत रूप धारण कर लेती हैं और नदी कि जो दोनों तट है उसके मध्य में बहती हुई जो जलधारा होती है वो लाल लाल किरणों के प्रभाव से मदिरा के समान, मदिरा का अर्थ होता है शराब का रंग हल्का लाल होता है, तो उसी प्रकार वो क्या होता है कि मदिरा की धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात नदियों का जल परिपक्व मदिरा के रंग के समान हो गया है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि सूर्योदय होने के समय अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल परिपक्व मदिरा के सदृश प्रतीत होने लगता है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना हाथियों के समूह से की गई है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट कर दिया, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सूर्य के किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की घटा को नष्ट कर दिया। आप चाहें तो इन तीनों का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी पूरे रेखांकित अंश की व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। आइए बिना किसी देरी का आगे भी हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इसके उत्तरों को जान लेते हैं। अगला दिया गया है प्रश्न कि तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, यह सच है। यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए, न उनको उनके स्थान से च्युत ही हटाना ही चाहिए, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने ही के लिए होता है और तारों की स्त्री वृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा, उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुत्ता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। अब देखिए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न निम्नवत हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों का समूह देखने में कैसा प्रतीत होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है। तो आप
पाठ का नाम और लेखक का नाम के अंतर्गत लिखेंगे महाकवि माँ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत हम देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक द्विवेदी जी यह कहते हैं कि राजनीति का सिद्धांत है कि शत्रु का सहयोगी जो होता है वह भी शत्रु के ही समान होता है। यदि शत्रु को नष्ट करके उसके सहयोगियों को छोड़ दिया जाए तो वे अत्यंत घातक होते हैं। तारों की शोभा क्योंकि अंधकार से होती है, चूंकि तारों की शोभा अंधकार से होती है, इससे तात्पर्य यह है कि जब अंधकार रहेगा तभी तो तारे टिमटिमाएंगे। तो जब सूर्य का तो इसीलिए जन्म होता है कि वह अंधकार को समाप्त कर दे, और चूंकि अंधकार को समाप्त करता है तो उसी के साथ तारों का भी समापन हो जाता है। तो लेखक इस पंक्तियों में बता रहा है कि इसी कारण तारे उनके जो है अनुन्यायी होते हैं। सूर्य को अपने प्रबल शत्रु अंधकार को नष्ट करने के साथ ही विवश होकर तारों को भी आकाश से समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि गेहूं के साथ खून को भी पीसना पड़ता है। अंधकार बड़ा शत्रु है, इसलिए सूर्य पहले उसे नष्ट करता है, किंतु सूर्य समझता है कि तारे भी शत्रु हैं क्योंकि वे रात्रि के सहयोगी हैं, अतः सूर्य उन्हें भी बलपूर्वक बाहर निकाल फेंकता है। यह राजनीति का कूटनीतिक सिद्धांत है कि सर्वप्रथम बड़े शत्रु को पराजित करो, फिर उसके सहयोगी और समर्थक छोटे शत्रु को भी समाप्त कर दो। देखिए, आप चाहें तो रेखांकित अंश की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तारों का समूह देखने में कैसा प्रतीत होता है। तारों का समूह देखने में कैसा प्रतीत होता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि तारों का समूह देखने में सभ्य और सज्जन प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि गद्यांश के अनुसार राजनीति यह कहती है कि शत्रु का सहयोगी भी शत्रु के समान ही शत्रु होता है, अतः शत्रु को नष्ट करने के साथ उसके सहयोगी को भी समाप्त करना आवश्यक होता है, अन्यथा वे घातक सिद्ध हो सकते हैं। सूर्योदय का मुख्य प्रयोजन अंधकार का नाश करके संपूर्ण संसार का कल्याण करना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन अंधकार का नाश करके संपूर्ण संसार का कल्याण करना होता है। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम एक नए शीर्षक के संपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे के राय भी अपनी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद महादेव। घर रहें, सुरक्षित रहें।